अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं आपका दोस्त याद मोहम्मद अंसारी। आज हम आपके बीच एक नया सबक लेके आए हैं उर्दू सीखने सिखाने के इस दरमियान। आज हम बात करने वाले हैं हर्फ, लफ्ज़ और लफ्ज़ के इक़साम और कलमा के इक़साम के मुतालिक। हमने पिछले सबक में बात किया था कि किस तरीके से हुरूफ की पहचान की जाती है या हुरूफ की तश्कील किस तरीके से होती है। चूँकि हमने पिछले सबक में ये याद किया और पढ़ा कि हुरूफ तहज्जी या फिर मुफरद या मुरक्कब हुरूफ की पहचान कैसे की जाती है, उसको शब्द यानी कि लफ्ज़ अल्फाज में किस तरीके से हम पेश करते हैं या बनाते हैं। अब इस सबक में हम जानेंगे और ये सबक ख़ास होने वाला है चूँकि इसमें हम हर्फ की जमा जो हुरूफ के मुतालिक भी पहले सबक में जान चुके हैं। इसके अलावा अल्फाज, कलमा की अक़साम या फिर लफ्ज़ के इक़साम के मुतालिक बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ख़ास है और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं बोर्ड तख्ते स्याह के मुतालिक। चलिए, आज के सबक में हम जानेंगे हर्फ की जमा क्या कहलाती है, हुरूफ, और लफ्ज़ की जमा क्या होती है, अल्फाज। इसके अलावा लफ्ज़ के इक़साम यानी लफ्ज़ के प्रकार जिसको कहा जाता है कि शब्दों का प्रकार क्या होता है, और कलमा के इक़साम क्या है। इक़साम किस्म की जमा है। इक़साम दरअसल क्या है, किस्म। किस्म के माने होता है प्रकार, ठीक है ना। तो उसकी ये जमा है इक़साम और ये इसके जो माने हैं उसके मुतालिक भी हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और पिछले सबक में भी हमने वाज़ह किया था कि जो अलामात हैं हरकत व सकनात के, उसके बारे में भी हम गुफ्तगू करने वाले हैं। यानी कि ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म और तशदीद के मुतालिक भी बात करने वाले हैं। ये अल्फाज की तश्कील हो या फिर जुमलों की बुनियाद के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि इसकी भी मालूमात आपको होनी चाहिए। तो बगैर किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इस बोर्ड पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हर्फ की जमा हुरूफ यानी अक्षरों की पहचान मैंने लिख रखा है हिंदी में, लफ्ज़, अल्फाज और शब्दों की बनावट। हर्फ आप सबने जान लिया है कि हर्फ दो तरीके के होते हैं, हर्फ मुफरद और हर्फ मुरक्कब। मुरक्कब हुरूफ वो होते हैं जो एक दूसरे से मिलके बने होते हैं, जैसे ढ, ठीक है ना, खे, ख, यानी ख वो उर्दू में हम जब बोलेंगे तो ढे बोलेंगे, ढे, खे, थे, झे, फे वगैरह वगैरह। अब आते हैं उसी को एक से जायद जब हर्फ होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हुरूफ। जैसे अलिफ भी लिखा हो, बे भी हो, दाल हो, जीम हो, फे हो, काफ हो, तो उन वैसे को जब एक साथ लिखा हो, ठीक है, तो उसको हुरूफ बोला जाता है। और हुरूफ से के मिलने से क्या बनता है, लफ्ज़ की तश्कील होती है, लफ्ज़ की बुनियाद पड़ती है। लफ्ज़, लफ्ज़ के माने क्या होता है, शब्द। लफ्ज़ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द, ठीक है। तो जैसा कि हम हिंदी में भी जानते हैं, इसीलिए मैं बारहा कोशिश करता हूं कि हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाए ताकि आपको बेहतर तरीके से ये सबक याद हो सके। तो शब्दों की बनावट के लिए अक्षर का होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम किसी भी अक्षर शब्द बनाना है तो उसके लिए अक्षर की बुनियाद होना बेहद ज़रूरी है, मालूमात ज़रूरी है। अगर हमको कमल लिखना हो तो उसमें कौन कौन से अक्षर होंगे, क, म और ल। अब ये सोचें कि अक्षर के नहीं होने से शब्द बन जाए, ये मुमकिन नहीं हो सकता है। तो हमने पिछले सबक में ये जान लिया है, इसलिए मैंने मशक के तौर पे ये चीज़ें तख्त पे लिख दी हैं, बोर्ड पे लिख ली हैं। अक्षरों की पहचान हमने हर्फ के मालूमात कर ली है और मुरक्कब हुरूफ के बारे में भी जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब है ये लफ्ज़। लफ्ज़ की जमा क्या हो गई, अल्फाज, ठीक है। तो शब्दों की बनावट भी हुरूफ के मिलने से क्या बनता है, अल्फाज बनते हैं, लफ्ज़ बनते हैं। अब आते हैं लफ्ज़ के इक़साम, ये अहम है और इसी मुतालिक हमारा चैप्टर शुरू होता है।
लफ्ज के इक़साम। लफ्ज के इक़साम में पहला क्या है? कलमा, ठीक है। कलमा, हम पहले इसको समझेंगे कि कलमा क्या चीज है, ठीक है। वह लफ्ज जिस का कोई खास माने होता है। वह लफ्ज जिसका कोई खास माने होता है। मिसाल के तौर पे दाल, रोटी, भाई, बारात वगैरह वगैरह। यानी वैसे लफ्ज वह लफ्ज जिसका कोई खास मानी होता है उसे हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। अब कलमा में मिसाल के तौर पे, उदाहरण स्वरूप, जिसको एग्जाम्पल हम बोलते हैं, तो उसमें दाल, रोटी, भाई, बारात वगैरह ये हो गए। अब हम अगले सबक में चलते हैं। चूंकि लफ्ज के दो इक़साम होते हैं, पहले कलमा, उसके बाद मुहमिल। अब हम मुहमिल के जानेंगे। इसी का उल्टा होता है, जिद के माने होता है वह लफ्ज जिस का कोई माने न हो, जिसका कोई माने न हो। मिसाल के तौर पे वाल, वोटी, वाई, वारात। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, हम आपको मिसाल के तौर पे समझा देते हैं। देखिए, पहले लफ्ज के इक़साम में हमने जाना है, पहला इसका क्या होता है? किस्म, कलमा। और कलमा की मिसाल यह है कि वह लफ्ज जिसका कुछ खास माने निकलता हो, जैसे दाल, रोटी, पटना, दिल्ली, भाई, बारात वगैरह वगैरह। अब दूसरे इक़साम में हम देखते हैं कि इसका जो इक़साम है वो है मुहमिल। और मुहमिल वह लफ्ज है जिसका कोई माने न हो। जैसे हम बोलचाल की जुबान में ये हमेशा बोला करते हैं रोटी वोटी, ठीक है ना। कोई पूछता है क्या खाना है, तो हमने जवाब में कह दिया कि रोटी वोटी खाना है। तो रोटी का दरअसल एक लफ्ज है जिसका एक माने निकलता है, एक तरह का ग़िज़ा है, खाने की चीज है। लेकिन वोटी क्या चीज है भाई? तो वोटी का कोई माने नहीं होता है, उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। लेकिन हम बोलचाल की जुबान में जब इस जुमले को पेश करते हैं, बोलते हैं, और हमारे जो सामईन हैं वो समझ भी जाते हैं उस चीज को। इसके अलावा रोटी, ये हम सभी जानते हैं कि एक खास लफ्ज है, ठीक है। और रोटी के साथ हम मिला दिए वोटी, तो रोटी वोटी। भाई, वाई, भाई ये खास लफ्ज है जिससे मुराद अपने रिश्तों का है, लेकिन वाई का माने कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से बारात, वारात, कोई सज धज के निकला, पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहीं नहीं जा रहे हैं, बारात वारात। तो बारात तो एक खास लफ्ज हो गया, लेकिन वारात कोई लफ्ज नहीं हुआ।
तो ये लफ्ज़ के एग्जाम में कलमा और मोहमिल के बारे में हमने आज सीखा। अब अगले कड़ी की तरफ चलते हैं। चलिए अब अगले कड़ी में हम जानेंगे कि हमने लफ्ज के दो एग्जाम पढ़े हैं, कौन कौन? कलमा और मोहमिल। अब हम कलमा के एग्जाम के मुतालिक बात करेंगे। और हमारे सामईन नाज़रीन से गुजारिश है कि अब तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरों तक भी ये ज़रूरी मालूमात, ये तालीमी जो दौरा है, ये वीडियोस, लेसन और पार्ट के हैं तो ये पहुंच पाए। तो चलिए अगले जानिब की तरफ चलते हैं। लिखते हैं कलमा के एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के माने प्रकार मैंने कि बताया पहले भी। इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने एग्जाम? 3 होते हैं। पहला इस्म, दूसरा फेल और तीसरा हर्फ। ये बहुत ख़ास ही टॉपिक है और इसी के मुतालिक हम आगे के जानिब क़वायद के बुनियादी उसूलों को समझ रहे हैं। और मेरी कोशिश ये है कि जितनी जल्द हो सके बेहतरीन तरीके से हम अगले सबक की तरफ जाएं और बिहार सरकार, हुकूमत बिहार की जानिब से जो भी किताबें शाया हुई हैं उन तमाम किताबों का मुताला सिलसिलेवार तरीके से सबक के एतबार से फहरिस्त को देखते हुए हम करेंगे। तो उस जानिब हम रुजू हैं, आगे की तरफ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी आपको इस वीडियो के जानिब से हम कोशिश कर रहे हैं कि बताते हुए चलें। तो आइए शुरू करते हैं। इस्म को हिंदी में मालूम है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन बोला जाता है। इसका उदाहरण, इसके प्रोनाउंसिएशन की, इसका उदाहरण या डेफिनेशन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि नाउन या संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को हो। उसी तरीके से उर्दू में भी वही मिसाल दी जाती है, ठीक है ना। किसी खास मकाम, जगह, शख्स के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहा जाता है। किसी मकाम, जगह, मकाम के माने जगह ही होता है। चीज, या शख्स। के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म कहते हैं, ठीक है। कभी आपसे अगर कोई पूछे कि इस्म की तारीफ मां मिसाल के साथ लिखें तो आपको लिखना होगा कि इस्म, ठीक है, यानी वह कलमा, ठीक है, यहां आप जोड़ सकते हैं, बेहतर होगा कि वह कलमा जो, वह कलमा जो किसी शख्स, जगह या मकाम या फिर चीज को जाहिर करे या बताए उसे इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे क्या हो सकता है? अकबर, ये एक नाम है। दिल्ली मकाम है। और दाल कोई चीज, इस तरीके से वगैरह बहुत सारी चीजें होंगी।
और ख़ास तौर पे हम देखें जो मौजूदा दौर के क़वायद की किताबें हैं उसके तौर पे अगर मिसाल की बात करें तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो शुमार में की जाती हैं उन तमाम चीज़ों को इस्म की हद में रखा जाता है। चलिए अब अगला बात करते हैं फेल। फेल क्या होता है? क्रिया शब्द, बहुत अच्छा, क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ब, VERB, वर्ब। ठीक है। अब इसका अगर हम परिभाषा, डेफिनेशन या तारीफ की बात करें तो क्या होगा? क्रिया के माने होता है जिससे किसी काम का करना या हो। तो उसी तरीके से फेल का भी वही माने निकलेगा, वह कलमा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे क्या कहते हैं? उसे फेल कहते हैं। जिस कलमा से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फेल कहते हैं। मिसाल के तौर पे पढ़ना, खेलना, दौड़ना, जाना वगैरह बहुत सारे हैं। अल्फाज की कमी नहीं है, फिर वो सारा शुमार नहीं किया जा सकता है तख्त पे, बोर्ड पे। तो ये हमने फेल के तारीफ समझी कि वह कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। उसको हिंदी में हम लोग क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में वर्ब जाना जाता है। और इसकी तारीफ इस तरीके से होगी। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, दौड़ना, सोना, उठना, जगना, रोना, गाना वगैरह बहुत सारे फेल के तारीफ में लिखे जा सकते हैं। अब है अगला हर्फ। और इस कड़ी में हम ये भी जानेंगे कि इस्म, फेल और हर्फ के मिलने से जुमले की तश्कील किस तरीके से की जाती है। ये ख़ास चीज़ें हैं ताकि कोई भी जब जुमला बनाइएगा तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें खास होती है और किस तरीके से जुमले की हर्फ तो हमने सीख लिया है, अल्फाज की बुनियाद भी जान ली है किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन अब जुमले की बुनियाद सीख रहे हैं। जुमला किस तरीके से मुकम्मल होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बड़ा ख़ास है। चलिए हर्फ की तारीफ में देखते हैं। वह कलमा जो दो इस्म या एक इस्म और फेल मुकम्मल जाहिर करे। ठीक है, उसे हर्फ कहते हैं। वह कलमा जो दो इस्म या एक इस्म और फेल को मुकम्मल या जाहिर करे। जाहिर करें या मिलाने का काम करें, एक ही माने में होता है। जाहिर करें या मिलाने का काम करें। मिसाल के तौर पे का, मैं, से, के साथ वगैरह वगैरह, या जरिया जिसके कहा जाता है। तो ये जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं इनको हर्फ बोला जाता है। किसी भी जुमले की तश्कील के लिए निहायत ज़रूरी है कि उसमें इस्म का हो, इस्म भी हो, फेल हो और हर्फ भी मौजूद हो।
इनमें से अगर कोई एक या फेल नहीं होता है तो जुमला नामुकम्मल होगा, या फिर इस्म के बगैर तो जुमला मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। तो ये ज़रूरी है कि जुमले की तश्कील के लिए हमें इन बुनियादी चीज़ों को भी समझना बेहद ज़रूरी है। अब हम जुमले की तश्कील करेंगे, किस तरीके से इनका इस्तेमाल जुमलों में होता है वो देखेंगे। पहले तो हमने तारीफ़ इसकी देख ली, डेफिनेशन यानी परिभाषा देख लिया, अब हम जुमले बनाएंगे। तो आगे बढ़ें। जैसे शादाब शादाब क्या होगा आप बताएंगे? लिखता से कलम। अब आपको ये जाहिर करना है, वाज़ह करना है कि कौन चीज़ें क्या कहलाती हैं। चूँकि मैंने मिसाल के तौर पे आपको समझा भी दिया है इस सबक में, और इसके अलावा तारीफ भी उसकी मिसाल के साथ लिखवा दिया है, तो इससे जाहिर हो गया कि आप बखूबी जान पाएंगे। तो एक जुमला हमको तश्कील करनी है, बनानी है, मुकम्मल करना है, तो इसमें शादाब और कलम क्या चीज़ है, लिखना क्या चीज़ है या लिखता क्या चीज़ है, एक ही माने के हैं, और है क्या चीज़ है, और माफ़ करिएगा से। ठीक है, अब इस तरीके से हम जुमला मुकम्मल करेंगे। तो आपसे कोई अगर सवाल करे कि शादाब और कलम क्या चीज़ है, ये क्या है, इस्म है, एकदम ख्याल रहे ये इस्म है, ये इस्म है, और लिखना या लिखता क्या है, फेल है। ठीक है, और से क्या है, हर्फ है, ये एक जरिया है जिसकी वजह से हमारा जुमला जो है मुकम्मल होगा, हर्फ है। ठीक है, तो अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब यहां पे हम जुमला देखेंगे। तो इसको मुकम्मल करके एक साथ जोड़ने से कौन सा जुमला मुकम्मल होगा हमारा, शादाब कलम से लिखता है। तो क्या ये जुमला मुकम्मल हो गया? हाँ बिल्कुल, ये जुमला मुकम्मल है, चूंकि इसमें शादाब और कलम जो है वो क्या है, इस्म है, और से एक हर्फ का इस्तेमाल किया गया है, और लिखना या लिखता जो है वो फेल है। तो जुमले की तश्कील या बुनियाद या उसका मुकम्मल होना इस बात पे जाहिर होता है कि उस जुमले में कौन कौन सी चीज़ें आई हो, इस्म हो, फेल हो और हर्फ का इस्तेमाल हो। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें समझना पड़ेगा, तभी हम बेहतरीन तरीके से उर्दू या उसके क़वायद के उसूलों को भी जान पाएंगे, उसकी खूबियों को पहचान पाएंगे। अब इसके अलावा चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी होना, और नाजरीन जो सामीन हमारे हमसे जुड़े हैं या वीडियो देख रहे हैं उर्दू सीखने सिखाने के दरमियान, वो भी परेशान ना हो। तो अब इसके बाद हम फौरी तौर पे उसको देख लेते हैं। क्या चीज़ को भूल गए? इनके अलावा एक और सबक था, इसमें जोड़ना था। ये जुमला मुकम्मल हो गया। चलिए, अलामाते हरकात। अब देखिए यहाँ पे कुछ लफ्ज़ है, ये इसका बहुत ज़्यादा निचोड़ नहीं समझना है, बस आप समझ लें। अलामत के माने होता है निशान। अलामत के माने क्या होता है, अलामत यानी निशानी, और अलामत का जमा क्या है, अलामात। वाहिद और जमा ये आगे चल के हम इसका तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इस पर राय दहानी पेश करेंगे, कोशिश करेंगे।
वाहिद के माने एक होता है और जमा के माने ढेर सारे, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अलामत का जमा क्या हो गया? अलामात। और ये हरकत है, तो ये किसका जमा है? हरकत। किसका है? हरकत। हरकत के माने होता है किसी चीज को हिलाना, धकेलना, उसमें कुछ नई तब्दीली पैदा करना, ये हरकत कहलाता है। तो वैसे निशानात या वैसी चीजें जो किसी हर्फ को लफ्ज में तश्कील बदल दे, उसका माने बदल दे या उसमें कुछ नया हरकत पैदा कर दे। आइए इसको समझते हैं। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे आपको एक बात कही थी कि नुक्ते के हेत फेर से क्या हो जाता है? खुदा जुदा हो जाता है। ये ख्याल रखिएगा, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। लोग कहते हैं कि लिख दीजिए, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। चलिए पहले हम देखेंगे एक एक करके। जबर, इसको क्या बोलेंगे? जबर। इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ताकि इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, ठीक है, तलफ़ुज़ बेहतरीन तरीके से अदा हो सके। यह ज़ेर, ज़ेर, इस तरीके से है। पेश, पेश, पेश। आगे है जज़म, उसके बाद तशदीद, तशदीद, ये बेहद खास है, ठीक है। इसको एकदम जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम बेहतरीन तरीके से उर्दू के क़ायदे हों या फिर जो निसाबी किताब हैं, ठीक है, उसको हम मुकम्मल तरीके से बेहतरीन अदायगी के साथ पढ़ सकें, ठीक है। सिर्फ और इसकी पहचान नहीं करने से हम उल्टा पुल्टा पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। खुदा का जुदा, ये नुक्ते की हेर फेर का खुदा जुदा हो जाना है, लेकिन हम यहाँ अलामत की पहचान करने वाले हैं, तो ये भी बड़ी चीज होती है। जैसे एक अगर लफ्ज लिखें, सीन ये जबर सै, रे माकूफ मिलके क्या हो गया? सैर। अगर इसी को हम जेर दे देते हैं, सीन ये जेर सी, अरे माकूफ क्या हो जाएगा? सीर, जिसका कोई माने नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के तौर पे ये लिख दिया। तो ये जबर और जेर से उसका माने भी तब्दील हो जाएगा, ये ख्याल रखना है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। जबर जो होता है, चूंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी के जो व्याकरण है या हिंदी की चीज़ों से भी रिलेट करके संबंधित पढ़ाएं आपको, तो ज़बर का जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो तलफ़ुज़ होता है, वो किसके लिए निकलता है? अ के अंदाज में निकलता है। जैसे अलिफ और सीन है, ठीक है, अलिफ और सीन। अलिफ के माने कौन सा अक्षर हिंदी में? अ, और सीन से स। अगर हम इसके ऊपर जबर दे देंगे तो क्या पढ़ाएगा? अस। क्या पढ़ाएगा? अस। अगर इस जबर को हम मिटा देंगे और जेर दे देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? इस हो जाएगा। अगर इस जेर को हम मिटा दें और ऊपर पेश दे दे तो क्या पढ़ेंगे? उस। तो इसमें मानी भी तब्दील हो रहा है, यानी जबर, जेर और पेश की वजह से उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। इसको हम बखूबी देखेंगे इस तरीके से। अब जैसे अस, ठीक है, अब देखिए ये बे
सीन ये लिखावट के एतबार से ऐसे लिखा जा सकता है, आप बखूबी जैसे लिखते हो वैसे। अब यहाँ अगर ज़बर हो, बे सीन जबर बस, आप बे सीन जेर बिस, ठीक है, आप बे सीन पेश बुस, तो ये बे सीन ज़बर है। 12 किताबों में हम जब पढ़ते हैं तो उससे ज़बर ज़ेर के उर्दू की किताबों में मुताला करने के दरमियान हमें नहीं मिलता है। अरबी जो क़ायदे हैं या अरबी का जो दस्तूर है, निज़ाम है, उसमें ज़बर ज़ेर पेश तशदीद सब मिलता है लिखा हुआ, लेकिन हमें इसकी मालूमात रखना बेहद ज़रूरी है ताकि हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में इसको इस्तेमाल करें और उसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ, समझने के बाद पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि कहाँ पे ज़बर और कहाँ पे ज़ेर लगाना है। अब ज़ेर का देखते हैं, जैसे हमने बताया यहाँ पे अलिफ और सीन है, अगर इसमें नीचे की तरफ ज़ेर दे दिया इस हो गया। अगर हम ज़बर और ज़ेर देते ही नहीं हैं तो फिर क्या होगा, अस। ये भी ज़रूरी नहीं है, जिस जुमले में ये बात कही गई है उस जुमले से फिर मंसूब लिया जाएगा, जोड़ा जाएगा कि ये अस बोला है कि उस बोला है कि इस बोला है। लेकिन अगर हम ख़ास तौर पे अगर यहाँ ज़ेर दे देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये ज़ाहिर हो जाएगा कि ये इस लिखा है, ये इसलिए ज़रूरी है। पेश क्या है, आप अलिफ और सीन को ही लेते हैं ताकि एक ही लफ्ज़ से आप समझ पाएंगे उस चीज़ को। अगर यहाँ पेश दे देंगे तो इसके माने क्या हो गया, उस, ठीक है। अब जज़म क्या होता है, ये तो बखूबी हम जानते हैं कि ज़बर क्या होता है। ज़बर जो होता है, हाँ एक चीज़ और बताना था, ज़बर का जो उच्चारण होता है वो अ के अंदाज में निकलता है, जैसे अस, अ स अस, बस ब जोड़ अ यानी ब बस, ठीक है, अ के। लेकिन जो ज़ेर का आवाज़ होता है वो ई के अंदाज में निकलता है। किससे अंदाज में, ई से निकलता है। इस ज़बर था तो अस बोल रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, इस बोल रहे हैं। और ये जो होता है छोटी ऊ के आवाज लेता है, ठीक है ना, ऊ, उस, ठीक है। अब देखिए जज़म और तशदीद, ये बड़ा मायने रखता है। जज़म क्या होता है मालूम है, जज़म होता है, जैसे एक हर्फ मैं लिख रहा हूं, जिंदा, क्या मैंने लिखा, जिंदा, जिंदा के माने जिंदा, जिसमें जान हो। अब देखिए इस हर्फ में जब लिखावट के एतबार से देखेंगे तो कौन कौन हर्फ किस अलामत के जरिए बना है, तो जाल पे ज़बर है, सॉरी माफ़ करिएगा, जे पे ज़बर है, और अगर हम दाल पे भी ज़बर दे देते हैं और इन दोनों को छोड़ देते हैं पहले समझने के लिए, ठीक है। तो अब कैसे आप पढ़ेंगे, इसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, तो जे को नून में मिलाना है, क्या करना है, माफ़ करिएगा ये ज़ेर होगा, जिन, ठीक है, जे नू ज़बर जिन, दाल है ज़बर दा। तो इसको मिलाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जज़म दिया रहेगा ऐसे छोटा सा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जिस हर्फ पे जज़म दिया हुआ है उसके पहले वाला जो हर्फ होगा उसमें मिलेगा, इसकी यही खासियत है। यानी जिस हर्फ पे जज़म आ गया उसके पहले वाला जो हर्फ होगा उसमें मिलेगा, इसका यही पहचान है, ठीक है। जैसे जिंदा है तो जे नू जेर जिन, दाल है जबर दा या दा, जिंदा। अब है आगे तशदीद, तशदीद भी बड़ा मायने रखता है। तशदीद से क्या होता है मालूम है, क्या है होता है, एक ही हर्फ को 2 बार इस्तेमाल करना। जैसे हम सभी अल्लाह तबारक व तआला के नाम को बखूबी जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का नाम जब अल्लाह लिखते हैं तो अलिफ लाम, ठीक है, और हे है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, तशदीद देते हैं। अल्लाह हिंदी में लिखते हैं तो अ, आधा ल, पूरा ल आकार और हा, अल्लाह। तो इसके माने हो जाता है कि उस हर्फ को 2 बार इस्तेमाल करना है, 2 बार आवाज में पढ़ना है, या लिखने के हिसाब से भी देखें अगर हिंदी में तो उसको 2 बार लिखना है। तो ये खास चीजें थी, ज़बर ज़ेर पेश तशदीद जज़म, इसके अलावा 2 पेश 2 ज़ेर
इस तरीके से भी होता है, ठीक है, वो भी है। तो इतना आप मालूमात हासिल कर लें तो बखूबी तौर पे वो भी आप समझ जाइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।